हेलो। सर। हाँ सर, आपकी आवाज़ क्लियर है। स्टार्ट करते हैं सर हम। थैंक यू। हाँ, ठीक ठीक। अ, सभी को नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आईएफपीएच के हिंदी सत्र के 925वें दिन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी अवगत हैं कि आईएफपीएच फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करते आ रहा है। प्रारंभ में ये अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता था। तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी इसका आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी की विशिष्ट पहचान के तहत सभी लोगों के पास ज्ञान को साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना है। आइए, आज की इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज के हमारे मुख्य अतिथि एवं वक्ता हैं डॉक्टर ए के सिंह। अ, सर ने सर ने अपना डीएचएमएस किया है। सर फॉर्मर प्रोफेसर रह चुके हैं पटना होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में। सर 1981 से अभी तक प्रैक्टिस कर रहे हैं और सर के काफी सारे लिटरेरी वर्क हैं। सो अब मैं सर से आग्रह करता हूँ कि कृपया अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। ओवर टू यू सर। धन्यवाद। वेबिनार से जुड़े समस्त मेरे अग्रज, समवयस्क एवं अनुज, आप सबों को यथायोग्य प्रणाम एवं आशीर्वाद। आज के दिन को मैं अपने जीवन का एक अति महत्वपूर्ण दिन मानता हूं, क्योंकि इस वेबिनार के माध्यम से मैं आज आप लोगों को संबोधित कर रहा हूं और इसके लिए जो व्यवस्थापक, जिनमें कि सर सबसे अधिक, तो मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा हमारे माननीय डॉक्टर सैनी साहब का, कि उन्होंने ये मौका हमें दिया। तो दोस्तों, हम क्षमा करेंगे, एक ऐसे विषय को लेकर आज मैं आप लोगों के सामने आया हूँ, जिसको आम रूप से लोग रोग की श्रेणी में बहुत निम्न, निचले स्तर पे रख के मानते हैं। क्यों निचले स्तर पे है? इसलिए कि ये खर्राटा जो है, प्रत्येक व्यक्ति में कभी न कभी 1 मिनट या 2 मिनट के लिए स्वस्थ अवस्था में भी वो आता है। और जब वो खर्राटा आता है तो दूसरे लोग का कमेंट रहता है कि बहुत गाढ़ी निद्रा में है, इसीलिए खर्राटा आ रहा है। बात भी सही है, लेकिन इसी का एक स्वरूप जब थोड़ा सा बिगड़ जाता है तो ये बहुत ही गंभीर विषय की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करता है। जैसे कि सर दर्द को अगर देखें, सामान्यतः स्लाइट इरिटेशन के कारण में भी सर दर्द होता है, और अगर ब्रेन के अंदर में कोई ट्यूमर हो रहा हो, हाइड्रोसेफेलस हो रहा हो, इन सबों में भी, भयंकर स्थिति में भी सर दर्द होता है। तो वैसे ही ये जो स्नोरिंग जो है, ये बहुत छोटी बात भी है, लेकिन बहुत बड़ी बात भी है। तो इस छोटी बात को छोटा समझ करके नेग्लेक्ट करने की जो भावना है, हम उसको दूर करने के उद्देश्य से कुछ इसके विशेष जो पहलू हैं, वो आपके सामने मैं उपस्थापित करना चाहता हूं। सामान्य रूप से अगर जो देखिए, तो हम स्नोरिंग को अमूमन वो डिफाइन कर पाते हैं कि स्नोरिंग इज द नेम गिवन टू द साउंड प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्टेड एयर मूवमेंट ड्यूरिंग ब्रीदिंग व्हाइल स्लीपिंग। सामान्य बात है, नींद के अवस्था में बहुत से जो बॉडी के मसल्स या बहुत से स्ट्रक्चर हैं, वो थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। अगर एक सामान्य से अधिक ढीलापन कहीं आ जाता है तो एक विशेष तरह की आवाज उत्पन्न करता है, और वो आवाज जो उत्पन्न जो होती है, उसको अगर हम ये देखें तो अमूमन ये पाते हैं कि ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन जो हैं, वो माने जब कोई एयर फ्लो करता है रिलैक्स टिश्यू के ऊपर से थ्रोट या नियर बाय स्ट्रक्चर में, तभी आवाज जो है उत्पन्न होता है। सामान्यतः ये आवाज जो है, ये सॉफ्ट रहता है, लेकिन इन अधिकांश मामले में इट मे बी अनप्लीजेंटली लाउड, हार्श
और होश। कभी कभार जैसे देखते हैं कि समटाइम्स इट मे also indicate a serious health condition, and in it may be a sign of first alarm of obstructive sleep apnea। इस बात के लिए मैं क्षमा चाहूंगा, मैं इंग्लिश और हिंदी मिलाकर के जो ये दोनों बातें मिलाकर के दोनों भाषा में जो मैं आपको एड्रेस कर रहा हूं, इसके पीछे मेरा उद्देश्य है कि सभी लोग पूरी तरह से मेरी बात को अगर समझ लेते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये मैं कह रहा था कि इस तरह की स्थिति में एक जो इसका जो बहुत ही वो विशद स्वरूप है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये एक वो कहा जाए तो ट्रबलसम कंडीशन है। तो ये भी आ सकता है। इसी के ओर, खास करके इसी तरह की चीज के ओर हम आपका ध्यान आकर्षण करना चाहते थे, ताकि इसको बहुत हल्के से ना लिया जाए। हालांकि स्नोरिंग जो है ये उसके अंदर में वो स्नोरिंग जो है ये OSA के अंदर में यदि ऐसा देखें कि एक महत्वपूर्ण जरूर ये चीज है, लेकिन OSA को इससे अलग अगर जो हम करके आइसोलेट करना चाहें तो कुछ उसके फीचर को हम कंसीडर करेंगे। जैसे कि अगर किसी पेशेंट में ये स्नोरिंग के साथ जैसे स्थितियां ये हो कि ब्रीदिंग पॉज ड्यूरिंग स्लीप, बहुत बार होता है, क्या किसी लोग को देखे भी होंगे, वो नींद में सोए सोए एक बैग लगता है कि श्वास उसकी बंद हो गई और वो अकबका करके एक बैग ऐसे करके उठता है। तो ये थोड़ी देर के लिए स्लीप में ये रेस्पिरेशन का बंद तो हो जाना नहीं कर सकते हैं, नियर टू वो स्टॉप हो जाए। या अब वो आदमी जो है एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस, कुछ लोगों के ये शिकायत आपके क्लिनिक में अक्सर मिलते होंगे कि डॉक्टर साहब रात भर तो नींद नहीं आती है, बहुत ही नींद डिस्टर्ब रहती है और दिन भर जो है सुस्ती लगी रहती है, मन झुक लगता है नींद आ रही है, जहां बैठते हैं वहां झुकते रहते हैं। ये और भी कंडीशन के ये परिचायक जरूर होंगे, लेकिन यहाँ इसके भी एक महत्वपूर्ण परिचायक वो हैं। हेलो, मैं आई एम ऑडिबल? हेलो, हेलो, यस सर, हेलो। आपकी आवाज। ऑडिबल हाँ, ऑडिबल। ऑडिबल सर। थैंक यू सर। जो मैंने ये कहा कि वो नींद के वक्त ऐसे जो है वो ब्रीदिंग में पॉज या डे टाइम स्लीपीनेस या डिफिकल्ट, ऐसे स्थिति में डिफिकल्ट कंसंट्रेशन, मॉर्निंग हेडेक। सर मॉर्निंग हेडेक और भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसके अलाइन के वो हैं सिग्निफिकेंस, लेकिन वो इसके ही माने जा सकते हैं इस अवस्था में, क्योंकि ये हाइपरटेंशन जो है इसके एक बहुत ही वो एक तरह से कांस्टेंट फीचर के अंदर में ये आता है, मॉर्निंग हेडेक। और ये हाइपरटेंशन भी इस अवस्था में रहता है साथ में, इसलिए मॉर्निंग हेडेक, सोर थ्रोट अपॉन वेकनिंग, सो के जब जागता है व्यक्ति तो लगता है कि गला दुख रहा है, गैस्पिंग और चॉकिंग एट नाइट, वो चेस्ट पेन एट नाइट, लाउड स्नोरिंग डिसरप्टिंग स्लीप ऑफ द पर्सन स्लीपिंग नियर बाई, जो बगल में सोने वाले लोग हैं उनको यह डिसरप्ट करता है एक तरह से, वो स्वास्थ्य के हिसाब से तो ना, लेकिन समाज के हिसाब से, परिवार के हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा
कठिनाई कभी उत्पन्न कर देता है, क्योंकि अक्सर बगल में सोने वाली पत्नी होती हैं। बच्चे पुअर अटेंशन, वो स्पॉन बिहेवियरल इशू ऑफ द पुअर परफॉर्मेंस, बच्चों के अंदर में ऐसा है, तो वो बच्चा भी जो है वो दिन में स्कूल में जाएगा, जाकर के वो झुकता रहेगा, सोता रहेगा, परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं हो सकेगा, फ्रेश नहीं रहेगा लड़का, तो सारा काम प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब कि ये सारी बातें जो हैं, ये इसके खास कोई इंडिकेटर हैं कि ये सारी बात अगर जो आपको दिख रही हो, तो उसके बाद अब उसमें ये देखते हैं कि OSA often characterized by loud snoring followed by periods of silence when breathing stops or nearly stop। जो पहले मैंने कहा कि लगता है कि श्वास जो है करीब करीब बंद हो गई, इस तरह की स्थिति, और ये पीरियोडिक हो, बार बार हो, रात में कई एक बार हो, बहुत बार तो मैं 1 घंटे में 4 बार 5 बार हो। तो ये रिडक्शन जो है या पॉज जो है ब्रीदिंग का, ये सिग्नल है किसी व्यक्ति के अंदर में इसके। और दिस पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग पॉजेस may be repeated many times during the night। The person may sleep lightly due to disrupted sleep। तो स्लीप जब डिस्टर्ब होगा तो प्रॉपरली न सो पाएगा, न रिलैक्स हो पाएगा, न जो नींद की उसको फायदा मिलना चाहिए वो हो पाएगा, सिर्फ रात भर टाइम बिताएगा बेड के ऊपर और लगेगा उसको कि हम नींद की अवस्था में आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और वही परिणाम होता है कि दूसरे दिन सुबह जो है वो चूंकि फ्रेश नहीं रहता है तो झुकता रहता है, दिन भर डिजीनेस रहता है। तो ये जो व्यक्ति हैं, माने इस तरह के ऑब्स्ट्रक्टेड स्लीप, जो स्लीप जो है, ये इसकी खास पहचान हम कह सकते हैं। तो इतनी बातें जो हो रही हैं, अब ये देखें कि इतनी बातों के होने के पीछे मुख्य कारण क्या है। तो कारण को देखने में सबसे पहले तो यही स्थिति आती है कि वो सारी परिस्थितियां जो पैलेट, युवुला, इसको रिलैक्स करवाने के लिए उसमें सहायक हो या उससे संबंधित हो, या फिर वो नैरोइंग डाउन द कंसर्न्ड पार्ट ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी पैसेज, ऊपर के रेस्पिरेटरी पैसेज का जो पार्ट इससे जो संबंधित है उसको नैरो करा दे वो अंदर से, चाहे जिस रूप में वो कर सके। तो इसमें देखा जाता है कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जो है इसका एक बहुत बड़ा रोल है, and a proportion of which may be mediated through other inheritable lifestyle factors such as body mass index, smoking, alcohol consumption। यानी ये सारी बातें जो नहीं भी हैं तो इनके साथ ये जो इस तरह के चीज हैं जिसे कि मोस्टली ओबेसिटी, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, ये सारी बातें जो हैं वो इसके लिए एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में ये आती हैं। फिर थ्रॉट का वीकनेस, वो थ्रॉट को नींद के वक्त क्लोज करा देता है। मिसपोजिशन जॉ often caused by tension in the muscle। अमूमन होता है क्या कि कई एक बार ऐसे भी देखे होंगे कि ये जो जबड़ा है, ये मैंडिबुल जो है, ये अक्सर पेशेंट आते हैं इस तरह के अकड़ गया, वो फ्रिक्वेंटली हम लोग उसको देख पाते हैं। तो एक्चुअली होता है क्या कि ये जो मैसेटर मसल जो है इसमें अगर खिंचाव आ जाता है तो ये लोअर जॉ जो है, ये मैंडिबुल जो है अपने जगह से एनाटॉमिकल पोजीशन से स्लाइटली वो हट जाता है, लेकिन बॉडी उसको कंपनसेट कर लेता है, तो रोगी को समझ में नहीं आता है
कि हाँ हमारे साथ कुछ गलत है, लेकिन ये भी जो है वो इस तरह के स्नोरिंग को उत्पन्न कराने में एक बहुत बड़ा वो सहायक ये हो जाता है। इसके बाद ओबेसिटी की बात मैंने की। ओबेसिटी जो इस थ्रोट के इलाके में अगर जो फैट जो ज्यादा गैदर हो गया तो वो जो रेस्पिरेटरी पैसेज है उस पैसेज को कुछ संकीर्ण कर देगा, नैरो कर देगा, और पैसेज जब नैरो हो जाएगा तो निश्चित तौर पे एक विशेष तरह की आवाज आने लगेगी। ये आवाज जो है स्नोरिंग को डिफाइन कराएगी। या फिर ऑब्स्ट्रक्शन इन द नेजल पैसेज, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, जैसे अमूमन बहुत बार ऐसा होता है कि वो टर्बिनेट का बढ़ जाना, पोलिप बनना शुरू हो जाना, या फिर वो कोई जो साइनोसाइटिस के बाद अंदर में कुछ सूजन आ जाना, ये सारी चीजें जो हैं वो इसके लिए कारण बन जाती हैं। अच्छा, एक और बात है कि सब कुछ सही रहने के बावजूद अमूमन आदमी जब पीठ के बल लेटा हुआ रहता है सुपाइन पोजीशन में, तो पीठ के बल लेटे रहने से उस वक्त होता है, पीठ के बल लेटे रहने से जनरली जीभ जो है वो पीछे की ओर फेरिंजियल रीजन में वो ढलक जाती है, गिर जाती है और रास्ते को ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है। तो ये भी एक कारण बन जाता है इस तरह के स्नोरिंग होने का। तो ये सारी बातें जो हैं ये स्नोरिंग पैदा करने के अपने आप में पूर्ण या आंशिक रूप से ये प्रभावी फैक्टर्स हैं, और ये दूसरे फैक्टर के साथ मिल करके और ये चीज पैदा कराते हैं। अब ये हम देखें कि ये इसके जो क्लिनिकल फीचर्स अगर जो देखें तो स्नोरिंग जनरली इट इज नोन टू cause sleep deprivation to snorer and those around the well and the daytime drowsiness irritability, जो कि पहले हमने जो इसके बारे में बताया कि रात में जब नींद नहीं अच्छी आएगी ये स्नोरिंग के चलते, ऑब्स्ट्रक्शन के चलते, तो वो फ्रेशनेस नहीं आएगा। अब परिणाम होगा कि दिन भर जो है वो झुकता रहेगा, वो इसके चलते चिड़चिड़ाहट उसके अंदर में आएगी, इरिटेबिलिटी बढ़ेगी। ये साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत ही जोरदार ये आदमी के ऊपर इफेक्ट ये डालता है ना, कि अब अगर ये स्नोरिंग है और कोई अगर जो उसको यूं भी मजाक भी करता है कि भैया इसके बगल में तो सोना मुश्किल, इसके रूम में सोना मुश्किल है, तो भले वो मजाक में लोग उड़ा दें लेकिन उसको अपने अंदर से बहुत ही आत्मग्लानि होती है, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत ही हरास करता है उस पेशेंट को। अगर ये देखें बहुत सारे स्टडी में ऐसा भी पाया गया है कि वो एक बहुत ही पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द लाउड स्नोरिंग एंड रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, ऐसा देखा गया है कि करीब मोर देन 34% चांसेस रहते हैं हार्ट अटैक आने के। एक्चुअली इसके पीछे भी कुछ बातें इसी तरह की हैं कि ये जो स्नोरिंग के चलते जो यहाँ पे जो लगातार जो एक एजिटेशन होता रहता है इस इलाके में, हालांकि स्नोरिंग जो है अक्सर वो बहुत ही माइनर एफेक्शन के रूप में ये देखा जाता है, तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि ये लाइफ स्टाइल का इम्पेयरमेंट हो, है ना, लेकिन ये जो है ना इस बीच में इन्होंने वो आर्मस्ट्रॉन्ग एट ऑल ने ऐसा पाया था कि स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द मटेरियल वो रिलेशन आफ्टर वो
द सर्जिकल करेक्शन, देखा गया कि पहले स्नोरिंग हो रही थी और सर्जिकली करेक्शन करके उसको ठीक करा दिया गया, हालांकि ये इसकी संभावना बहुत कम है, आगे मैं इसकी चर्चा करूंगा। लेकिन कुछ मामले में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हल्का सा उसको करेक्ट कर दिया जाए, तो ऐसा करेक्ट करने के बाद जो है उनके जो फैमिली रिलेशन जो है, खास करके पत्नी के साथ रिलेशन जो है, वो बहुत ही वो माने सेफ एंड स्टेबल हो जाते हैं। इस चीज को कई एक लेवल पे इसकी स्टडी की गई है। जैसा ये एंटोरी जो है, उन्होंने डिमोन्स्ट्रेट किया था कि स्नोरिंग का वाइब्रेशन जो है, ये वाइब्रेशंस आर ट्रांसमिटेड टू द कैरोटिड आर्टरी। ये स्नोरिंग का जो कैरोटिड आर्टरी है, इसके ऊपर जो वाइब्रेशन जाता है, तो वो कंटिन्यूअसली थ्रिल जो होता रहता है, वो थ्रिल उसमें पार होने वाले ब्लड के ऊपर एक एडवर्स इफेक्ट डालता है। और कुछ चीज जैसे कि अगर जो कोई लिक्विड में कोई चीज प्रॉपरली अगर जो मिला हुआ हो कंपोजिशन में, लेकिन उसको अगर जो अनड्यू उसको अगर एजिटेट करें, तो निश्चित है कि कुछ सब्सटेंस उसके जो है वहां से वो सेपरेट हो जा सकते हैं। और इस तरह के कुछ चीज जब सेपरेट होते हैं, तो वो कलेक्ट एग्रीगेट होकर के एक माने पैच लाइक या एक वो ट्यूमर लाइक एक स्ट्रक्चर उसमें वो बन जा सकते हैं। और परिणाम होता है कि ये जो यही चीज जो है मोस्ट फ्रिक्वेंटली वो हार्ट के ब्लड सप्लाई को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ब्रेन के ब्लड सप्लाई को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। क्योंकि कैरोटिड आर्टरी में ये रुक गया, तो नीचे से जो आने वाला है उसको आने से रोकता है। कुछ इस तरह की बातें जो हैं, इसको इन्होंने वो किया था, ये इसको इसकी स्टडी उन्होंने की थी। तो करीब करीब इस रूप में हम ये देखते हैं कि स्नोरिंग के मामले में जो इन बातों को अगर कंसीडर किया जाए, इन बातों को देखा जाए, तो ये समझ में आएगी बात कि स्नोरिंग एक बहुत बड़ी स्थिति भी पैदा कर सकती है। जैसे आप मान लिया कि ऐसी स्थिति अगर जो पैदा हो गई, वो कैरोटिड आर्टरी के अंदर में ये हो गया, तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस पैदा करा देगा। और उसका परिणाम ये होगा कि वो उसके सर्कुलेशन का जो पैटर्न है उसको वो प्रभावित करेगा। और ये प्रभावित करना जो है वो उसके हार्ट से संबंधित कुछ बहुत ही सीरियस हैजार्ड को वो पैदा करा सकता है। तो कुल मिलाकर के ये इतनी बातें जो हैं, अब इसमें हम लोग ये यदि देखते हैं कि इसके ऊपर हम लोग ये देखें, तो जो ये बात जो है ये बहुत ही बड़ी बात हो गई। इसलिए हमें इससे बचने के निश्चित तौर पे उपाय करने होंगे। तो इस मामले में अगर जो इसके ट्रीटमेंट से संबंधित बात अगर जो हम लोग देखें, तो almost all treatment for snoring revolves around the lessening the breathing discomfort। जो भी हम इलाज करेंगे उसका जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, हमारा एम होगा कि किस तरह से उसके रेस्पिरेशन के जो डिस्कम्फर्ट है उसको हम दूर कर सकें, है ना। वो आप ब्लॉकेज करें को क्लियर करें, एयर पैसेज को क्लियर करावें। Medications are also not so much helpful in treating snoring symptom। ऐसा देखा गया है, वो हमारे पहले के जो लोग हैं या आज भी हम लोगों के साथ के लोग हैं, हम लोग भी जो कर रहे हैं, तो स्नोरिंग के मामले में मेडिसिन का वो जो रोल अगर देखेंगे तो बहुत कम है। शुरुआती दौर में तो ये सफल हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा उसके ऊपर भरोसा करने लायक या बहुत अधिक ये कहने लायक वो चीज नहीं है। हालांकि we can help to control some of the underlying causes, कुछ काउज उसको ठीक करके हम लोग ये देख सकते हैं। कुल मिलाकर के अगर जो देखें तो इसके लिए
लाइफ स्टाइल को अगर जो चेंज किया जाए तो एक बड़ी बात हो सकती है। लाइफ स्टाइल को चेंज करने का सेंस है कि अगर बॉडी वेट ज्यादा है तो बॉडी वेट को कंट्रोल करावें। बॉडी वेट को कंट्रोल अगर कराएंगे तो फैट का वो प्रोपोर्शनेटली वो कमी अगर होगी तो जो उसके कारण जो ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है वो दूर हो सकता है। स्मोकिंग ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वो कारण ये भी है। ये जनरली जो है वो थ्रोट के इलाके को वो जो इसके माने स्ट्रक्चर्स हैं उसको ढीला करा देता है। अल्कोहल को अवॉइड करें। सीडेटिव मेडिसिन का इस्तेमाल जो है बेड टाइम के पहले बहुत लोग जो है नींद लाने वाली दवा ये वो सब का इस्तेमाल जो करते हैं, बहुत मुश्किल की अवस्था में एक आध दिन का बात अलग है, बहुत लोग उसकी आदी हो जाते हैं, कहते हैं कि इसके बगैर मेरी नींद ही नहीं आती है। भले नींद आती है लेकिन नींद वैसे ही आती है अल्टीमेटली आगे चल करके वो डिस्टर्ब्ड स्लीप। अच्छा, अब एक चीज और ये ध्यान देना का है कि अक्सर ये दिमाग में इस चीज को देखिए बहुत सारी बातें होती हैं कि आदमी अगर दिमाग में बिठा लेता है कि हमको ये करना है, हमको ये देखिए आप यूं ही हैं सुबह के टाइम में 4 बजे कहीं जाना है, रोज आप 6 बजे उठते हैं, तो अगर ये दिमाग में उस सोते वक्त या उसके पहले अगर ये बैठा लेते हैं कि नहीं सुबह 4 बजे हमको जाना है, तो अमूमन देखा जाता है कि 4 बजे के आसपास बगैर अलार्म का भी आदमी जाग जाता है। तो कुछ इस तरह से अपने दिमाग में अगर जो बिठा लें कि हम करवट ही लेटेंगे, हम चित नहीं लेटेंगे, क्योंकि चित लेटने पे कई एक मामले हैं जो कि उसमें बॉडी के ऊपर अनकंफर्टेबल इफेक्ट पड़ता है, और एक ये भी है कि वो जीभ जो है वो पीछे की ओर गिर जाएगा तो वो रास्ते को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। तो इस काम को हम लोग ये नींद के वक्त जो है ये देखेंगे कि वो बॉडी को ब्लॉक नहीं कर दे। इसके बाद कुछ अपने के यहाँ उतना ज्यादा तो ये प्रचलित नहीं है, लेकिन अगर ये उसको वर्ल्ड वाइड अगर जो हम लोग एस्टिमेट करें तो बहुत सारे जगह में वो नेजल स्प्रे या नेजल स्ट्रिप्स या नोज क्लिप्स कुछ इस तरह के भी लोग इस्तेमाल करते हैं, हालांकि बहुत कम सफलता के साथ इसका इस्तेमाल होता है। हाँ, एक चीज है ओरल एप्लियंसेस, तो एंटी स्नोर जो है ना क्लोथिंग्स हैं, पीलो हैं, अनयूजुअल एक्टिविटीज सच एज वो प्लेइंग द वो जेरियोडो एक इंस्ट्रूमेंट है, ये जैसे बांसुरी की तरह का ये इंस्ट्रूमेंट है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा वो डॉक्टर इसको प्रीफर करते हैं और अपने पेशेंट को इनिशियल फेज में देते हैं। उन्हीं को देख करके 2-4 पेशेंट को हमने भी प्रिस्क्राइब किया कि आप थोड़ी देर के लिए भी बांसुरी बजाना अगर जो सीखिए, क्योंकि बांसुरी के तरह का ही वो इंस्ट्रूमेंट होता है। तो अब बहुत ज्यादा दावा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि इनिशियल फेज में जिन किसी को बांसुरी बजाने की सलाह मैंने दी, वो करीब करीब लोगों ने आके कहा कि मोर और लेस आई एम फीलिंग बेटर। तो मैं समझता हूं कि इनिशियल फेज में ये भी एक महत्वपूर्ण बात हो सकती है, और हम लोगों को अपने पेशेंट में इसको देखना चाहिए यूज करा करके कि वास्तव में ये जो है बांसुरी जो है वो मदद करता है क्या। अब ये इसके बाद देखेंगे कि स्पेशली मैट डेंटल एप्लियंसेस कॉल्ड मैंडिबुलर एडवांसमेंट स्प्लिंट, एक स्प्लिंट का इस्तेमाल होता है मैंडिबुल को ऐड करने का, कि इसके अंदर में जैसे कि ये हम लोग जो प्रोस्थेसिस जो डेंचर लगाते हैं उसी टाइप की चीज है कि उससे थोड़ा सा ज्यादा ऐसा करके कि
एक विशेष एंगल से ये मैंडिबुल को वो मोबिलाइज करता है, मूव कराता है, और उसका परिणाम होता है कि कुछ हद तक स्नोरिंग को वो कंट्रोल करता है। हालांकि सब जितनी बातें मैं कह रहा हूँ किसी पर बहुत मैंने 100% भरोसा करने लायक कुछ नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ प्रत्येक में है, इसमें कुछ काम करने लायक। इसीलिए अभी तक वो विभिन्न इलाके में डॉक्टर जो है इसका इस्तेमाल करवा रहे हैं। अब इसके बाद अगर जो देखें तो एक कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयर वेज प्रेशर, एक इस तरह की मशीन है जिसका इस्तेमाल तो अपने क्या भी होता है। वो बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं कि ये मशीन डॉक्टर ने में प्रिस्क्राइब किया है, हम लगाते हैं इसको। तो लगा करके वो कहते हैं कि ये तो स्नोरिंग से तो आराम कुछ हद तक मिल जाती है, लेकिन लगाना जो है वो अनकंफर्टेबल रहता है, इसलिए बहुत बार उसको माने ये रेगुलरली नहीं लगा पाते हैं हम। लेकिन इस तरह ये चीज जो है यही एक है जो कुछ ज्यादा यूज में आने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है। अब इसके अलावा जो मैंने पहले सर्जरी की बात जो कही थी, तो मैंने बताया था कि सबसे पहले बहुत ही हल्के स्तर पे अगर जो कोई गड़बड़ी हो तो उसी के लिए वो सफल है। तो बहुत सारे प्रोसीड्यूर जो हैं लोगों ने सर्जिकल प्रोसीड्यूर को वो इसके लिए मैंने वो देखा यूज करके, जिसमें कि एक यूवुलोपैलेटोफैरिंजियोप्लास्टी ये सर्जन करते हैं यूवुला को, पैलेट को और फैरिंग्स को मिला करके एक इस तरह से मॉडिफिकेशन करना सर्जिकली कि वो कोशिश करते हैं, वो समझते हैं कि इस तरह से करने पे जो वो एयरवेज जो हैं वो रिस्पेक्टिवली कुछ इजी हो जाएंगे। तो ये जो है अटेम्प्टेड टू वाइडन द एयरवेज बाय रिमूविंग टिश्यू इन द बैक ऑफ द थ्रोट इंक्लूडिंग द यूवुला एंड फेरिंग्स, थोड़ा बहुत टिश्यू को वहां पे रिमूव करके वो लोग कोशिश करते हैं इसको के आराम दिया जा सके। ये जो सर्जरीज हैं आर क्वाइट इन्वेजिव, एट द सेम टाइम देयर आर रिस्क ऑफ एडवर्स साइड इफेक्ट। इसमें कुछ एडवर्स साइड इफेक्ट के रिस्क हैं। द मोस्ट डेंजरस रिस्क इज दैट एनफ स्कार टिश्यू could form within the throat as a result of incision. बहुत सारे इसमें स्कार टिश्यू बन जा सकते हैं इंसिजन के कारण। इसके बाद एक और विधि है जिसका कि कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, RFA. It is a relatively new surgical treatment for snoring, and this treatment applies radio frequency energy and heat between 77 degrees Celsius and 85 degrees Celsius to the soft tissue of at the back of the throat. ये वहां पे इतना ये टेम्परेचर इम्पोज करा करके ऐसा कहता है कि सच एज द सॉफ्ट पैलेट एंड यूवुला जो है कॉजिंग स्कारिंग ऑफ द टिश्यू बिहाइंड दिस, इसके चलते वो स्कार बने और कुछ जो है वो सिकुड़े, तो रास्ता जो है वो थोड़ा वाइडन हो। आफ्टर हीलिंग दिस रिजल्ट्स इन स्टिफनिंग ऑफ द ट्रीटेड एरिया एंड द प्रोसीड्यूर टेक्स लेस देन 1 hour, is usually performed on the outpatient basis and usually requires several treatment sessions
Radio frequency ablation is frequently effective in reducing the severity of the snoring. मैंने जितनी बातों की चर्चा मैंने अभी तक की, इन सबों में अभी तक का सबसे अधिक भरोसा करने लायक या भरोसे के साथ वो मैंने इम्पोज करने लायक जो है एक यही विधि जो है वो दिख रही है। हालांकि इसके अलावा एक पिलर प्रोसीड्यूर भी लोग इस्तेमाल करते हैं, यूएसए में अक्सर होता है। 2004 में सबसे पहले जो है ना वो ये किया गया था, उसमें कुछ वो डेक्रोन जैसे होता है ना कि कहीं स्कर्टिंग जो की जाती है तो थोड़ा थोड़ा एक एक सिलाई करके ऐसा कर दिया जाए कि थोड़ा इलाका जो है वो फैल जाए। तो इस तरह का ये करते हैं, लेकिन ये भी जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर इसका इस्तेमाल होता है और किसी किसी मामले में किसी किसी केस में जो है ये वो कुछ हद तक सफलता भी देता है। तो ये ऑन द होल कुल मिलाकर के ये जो बातें जो हुई वो इस स्तर की हुई। अब इसमें जो मैंने पहले ये कह करके और उसको उस वक्त छोड़ दिया था कि मेडिसिन का जो है वो रोल भी कुछ हद तक है, तो इस मामले में एक चीज देखा गया है कि मेडिसिन का रोल जो है कुछ हद तक नहीं है। जितने फैक्टर्स थे उन फैक्टर को दूर करके अपनी मेडिसिन जो है ये बहुत हद तक लोगों को आराम दिला चुकी है, दिला देती है। इज अ मोस्ट कॉमन मेडिसिन इस मामले में अगर हम देखें तो लेक्केनाइन, ओपियम, ब्रोमियम, सैकुटाविरोसा, क्यूप्रमेट, हीपर, इग्नेशिया, लॉरोसिरोसस, लाइकोपोडियम, म्यूरेटिक एसिड, नक्सवोम, रस्टक्स, स्ट्रेमोनियम, सल्फर। इतनी दवाओं का किसी न किसी रूप में स्नोरिंग के ऊपर इफेक्ट है, या अगर जो किसी भी पेशेंट के टोटलिटी के अंदर में वो स्नोरिंग आती है और टोटलिटी के आधार पर दवा ये सिलेक्ट होती है तो बहुत हद तक उसके ऊपर इफेक्ट देखा गया है। लेकिन अगर जो पार्टिकुलर केस के बारे में इसको ट्राई करने की बात अगर देखें तो हम लोग एक चीज यहाँ देख रहे हैं कि पहले हमने ये बात की है कि it is frequently observed that the obese person often suffer with this problem. अधिकांश जो है ओबेस लोग जो है इससे सफर करते हैं। अब इसको अगर दिमाग में रख करके कुछ मेडिसिन को, हालांकि आई एम नॉट सेइंग अबाउट एनी प्रिजुडिस एनी थिंकिंग, बट वी कैन सजेस्ट सर्टेन मेडिसिन ऑन दैट बेसिस कि अगर मोटापा को दिमाग में रखा जाए तो इस संदर्भ में देखा जाता है कि कलकरिया कार्ब, क्यूप्रमेट, नाइट्राम्यूर, ओपियम, सल्फर, ये सारी दवाएं जो हैं कुछ उस स्तर की हैं कि ये मोटापा के ऊपर असर करके और उसके स्नोरिंग को वो बहुत हद तक मिनिमाइज करा सकती हैं। हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इफ ए पर्सन having great sensitivity to cold throughout his lifetime and he started developing obese during senility, it shows constitutional correlation with the kali carb. ये अब एक जनरल ऑब्जर्वेशन की बात देखें, शुरू से कोई आदमी बॉडी फैट बॉडी मास इंडेक्स जो है उसका ऑलमोस्ट नॉर्मल या बिलो नॉर्मल है, लेकिन धीरे धीरे जब वो सेनाइलिटी को पहुंचता है 50 या नियर अबाउट उम्र होने लगती है, उस वक्त सडन उसके शरीर का वजन बढ़ने लगता है। हालांकि वो टाइम वजन घटने का है, वजन जो बढ़ने लगता है ये उसके कॉन्स्टिट्यूशनल कैरेक्टर के आधार पर ये बातें हैं, क्योंकि शुरू से ही मैंने बताया कि वो जो है सेंसिटिव टू कोल्ड है।
तो निश्चित तौर पे ऐसे लोग जो होते हैं जिनके कि एडवांस एज में ये बढ़ने लगता है, काली कार्ब जो है उसके लिए एक बहुत ही उपयुक्त दवा है, प्रोवाइडेड इफ अदर फीचर्स कॉरेस्पॉन्ड। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, सच पर्सन डेवलप्स कंस्ट्रिक्शन एट द थ्रोट ड्यू टू क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन कंटिन्यूइंग सिंस ए लॉन्ग टाइम। अब ये निश्चित है काली कार्ब का वो पेशेंट है, बराबर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कुछ ना कुछ उसको हो ही रहा है, तो निश्चित है कि फ्रिक्वेंटली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो है उसके अंदर के इलाके में जो कुछ ना कुछ जो है वो वहां थिकनेस वो पैदा करा देगा। तो अब ये क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन के कारण वहां वो हो गया। अब इसके आधार पर अगर जो हम यहाँ देखते हैं कि इस तरह के व्यक्ति में ये हुआ है सिंस ए लॉन्ग टाइम एंड फर्दर इंक्रीजेड ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ फैट, और बाद में अब अगर जो बॉडी में फैट बढ़ने लगा तो उसके डिपोजिशन के कारण और ये इंक्रीज कर गया ये चीज। जब ओबेसिटी डेवलप कर जाएगी तो if such person lies on the back during sleep, the constriction reaches to the level that harsh sound is started coming out, which is commonly known as snoring. अब ये देखिए, ये इस तरह के व्यक्ति में हालांकि उधर से कोई मतलब नहीं है, सीधा मतलब सिर्फ खाली वो ओबेसिटी से है। ये ओबेसिटी और ठंडा के प्रति उसकी सेंसिटिविटी ऐसा कर देती है कि फ्रीक्वेंटली रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है कुछ ना कुछ मोरलेस इन्फ्लामेटरी चेंज होते रहते हैं, जो कि क्रॉनिक स्वरूप अख्तियार कर लेता है। परिणाम होता है कि ये बढ़ गया और ऊपर से फैट वहां अगर जो कुछ भी डिपॉजिट हो गया तो रास्ते को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। परिणाम स्वरूप जो है वो हार्श वो साउंड जो है वो उस तरह का आना शुरू हो गया। अब उस तरह का साउंड आने लगेगा तो यही तो हम लोग स्नोरिंग कहते हैं। अब देखें, इफ वी कोरिलेट फर्दर, sulfur comes in chronic relation and frequently requires to be used as a follower, usually in the condition when the treatment is started with kali कार्ब। ये रूल नहीं है, लेकिन अक्सर ये बात देखा जाता है। बहुत सारे हमारे विद्वानों ने इसकी पुष्टि भी की है। उन्होंने लिखा है, मिलर ने वो रिलेशनशिप लिखा है। अब उसके अंदर में या प्रत्येक में रिलेशनशिप तो है ही, तो काली कार्ब के रिलेशन में ये सल्फर जो है मोस्ट फ्रिक्वेंटली आने वाली चीज है। तो यदि कोई व्यक्ति के अंदर स्थिति ऐसी है कि ट्रीटमेंट की शुरुआत अगर काली कार्ब से की गई हो तो फर्दर उसको कंप्लीट करने के लिए बहुत बार सल्फर की जरूरत पड़ती है। और इसके कॉम्बिनेशन से हम लोगों ने ये देखा है कि बहुत हद तक जो भी पेशेंट सामने आए हैं, हालांकि इसके पेशेंट तो इलाज कराने आते ही नहीं जब तक कि बहुत परिवार के लोग ना उसको धकेल के लावे, चाहे बहुत परेशान हो जाए, लेकिन जो भी आए हैं तो ये देखा है कि इस तरह के मामले में उन लोगों को आराम मिला है। अच्छा, यहाँ सल्फर जो है हैज ऑल्सो द फीचर लाइक ओबेसिटी, खुद अपने आप में भी उसका जो है ओबेसिटी का फीचर है। एज वेल एज स्नोरिंग aggravates when lying on the back during sleep, ये चीज कैरेक्टर के अंदर में है। तो इस रूप में अगर हम लोग ये देखते हैं कि काली कार्ब को फॉलो कराएं अगर हम सल्फर से, तो बहुत हद तक हमको पॉजिटिव सफलता मिल सकती है। अगर और फर्दर आगे हम बढ़ते हैं इस रिलेशन में कि उससे भी आगे की जरूरत अगर जो पड़ती है, ये तो एज ए इंटरकरेंट मान लिया कि बीच में आया था, लेकिन कलकेरिया कार्ब जो है
ये भी बेसिकली वही कैरेक्टर रखता है कि वो पानी से भीगने से, ठंडा से उसको जो है वो एग्रावेशन है, और उसमें भी वो फैट माने होने की वो प्रवृत्ति है। हालांकि इस मामले में तो और भी अलग से चर्चा करने की जरूरत है कि जो बॉडी फैट जो होता है वो प्रत्येक मेडिसिन को डिस्क्राइब करने के लिए एक अलग अलग स्ट्रक्चर माने हम लोग देखते हैं कि वो जहाँ पे क्रिया कार्य में अक्सर देखा जाता है कि व्यक्ति का लिम्ब जो है, हाथ और पैर दोनों ट्रंक के अपेक्षा प्रोपोर्शनेटली कम मोटापा उस पे रहती है। इस तरह की स्थिति अगर देख रहे हैं तो वो जो है सल्फर के बाद कैलकेरिया कार्ब जो है इसकी जरूरत पड़ सकती है, या अमूमन ये हम लोग देते हैं। और कैलकेरिया कार्ब भी अपने आप में इस ओबेसिटी के आधार पर स्नोरिंग को ये करने के लिए एक सफल मेडिसिन मानी जा सकती है। तो कुल मिलाकर के इस रूप में अगर हम देखें तो जितनी दवाओं की मैंने चर्चा की, सीधे सीधे ये इसके ऊपर अगर मान लिया स्नोरिंग के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन ना भी रहे तो उस व्यक्ति के अंदर में यदि वो दवा ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलिमम अगर चुनाव में आती है तो वो दवा जो है निश्चित तौर पे इसके ऊपर वो प्रभाव पैदा करेगी। और आगे तो स्कोप खुला हुआ है। मैंने तो इतनी बात जो अपने व्यक्तिगत लाइफ में हमने पाई आप लोगों के साथ शेयर किया, वो आप लोग भी इस मामले में बहुत कुछ कर रहे हैं अपने क्लिनिक में, आप लोग भी कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल अब और विषय विशेष कुछ अभी इसमें न कह करके मैं अपने स्पीच में ये विराम देना चाहूंगा कि इसके ऊपर अभी और बहुत कुछ करने की जरूरत है। अब आप लोगों से ये है कि आप लोग जहां तक इसमें ऐड कर सकते हो अपने स्तर से ऐड कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। अभी हमारे पास काफी टाइम बचा हुआ है, तो अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है जी किसी यहाँ निश्चित। तो अवधेश जी बहुत बढ़िया से बता रहे थे और लोगों ने ध्यान से सुना है। इसमें स्नोरिंग्स जो है सो बड़ा कॉमन प्रॉब्लम हम लोग समाज में देखते हैं। जी सर। स्नोरिंग्स का बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि जी उम्र के साथ तो थोड़ा सा होता ही, लेकिन कुछ कुछ बच्चे लोगों में भी यह डेवलप कर जाता है। तो जी AK सिंह जी से एक निवेदन करूंगा, ये तो उम्र वाला में तो एक कॉमन सिम्टम्स हो जा सकता है, लेकिन अगर बच्चों में स्नोरिंग्स है तो इस पर अगर कुछ प्रकाश डालेंगे तो अच्छा रहेगा। सर, बच्चों की स्नोरिंग के मामले में एक चीज देखा जाता है कि अमूमन बच्चों में स्नोरिंग जो है वो या तो उसके वो साइनस के इन्फ्लामेशन के वजह से, या फिर कोई वो एडेनोइड्स हो रहे हों, पॉलिप हो रहे हों, इस तरह की कोई बात अगर रहती है, या छोटा बच्चा अगर जो वो इसी तरह का, जैसे काली कार्प की बात मैंने की, सेंसिटिव अगर जो इस तरह का है, तो वैसे बच्चों में स्नोरिंग को बेसिकली दिमाग में ना रख करके वो जो उसके फैक्टर्स जो हैं जो कि इस तरह की स्थिति पैदा करने वाले हैं, हम उसको अगर ठीक करने की कोशिश करते हैं, लाइक मान लिया कि जैसे अब साइनोसाइटिस जो है अमूमन बच्चे को जो है वो इथेमॉइडल जो साइनस हैं उसमें अक्सर वो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है और वो अक्सर इस तरह के स्नोरिंग पैदा कराते हैं। तो उससे संबंधित जो दवाएं हैं वो हिपर या लाइक वाइज जिस तरह की जितनी दवा हैं, इन दवाओं का इस्तेमाल अगर किया जाता है तो वो बच्चों के अंदर में ये होता है। अच्छा, एक चीज है क्या, ऐसी स्थिति में बच्चा जो है अमूमन
मुंह खोल करके सोता है, नाक उसके बंद महसूस होते हैं, ये नाक बंद महसूस होते हैं और मुंह खोल के सोता है, तो इसमें एक बहुत प्रोमिनेंट मेडिसिन अपने के यहाँ सर लाइकोपोडियम है। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लाइकोपोडियम देने के बावजूद भी वो बहुत अपेक्षाकृत माने जो अपेक्षित जो प्रभाव हैं वो नहीं दिखते हैं। वैसी स्थिति में सर एक आध बार शायद कभी इसकी किसी चर्चा हुई हो रेयर मेडिसिन के अंदर में एग्रेफिस न्यूटेंस की, तो एग्रेफिस न्यूटेंस खास करके बच्चों के मामले में और इस तरह की स्थिति में जहाँ के बच्चे का नाक अगर बंद रहता हो और वो मुंह खोल के सोता हो, ऐसी स्थिति में अगर स्नोरिंग हो भी रहा है तो उस बच्चे को आप एग्रेफिस न्यूटेंस देकर के बहुत हद तक उससे आराम दिला सकते हैं बच्चे को। बल्कि उसके बाद फिर आप लाइकोपोडियम देते हैं, चूंकि इसके बगैर तो होगा नहीं, लेकिन इनिशियल फेज में वो नहीं कर पाता है। उसके बाद अगर आप लाइकोपोडियम देते हैं तो उससे बहुत ही अपेक्षित फायदा मिल सकता है। बहुत अच्छा सिंह साहब। एक जी सवाल सर। लोगों ने पूछा, नेजल पॉलिप्स भी कॉज हो सकता है? नेजल पॉलिप्स, नेजल जी हाँ पॉलिप्स के कारण अगर होता है तो उसमें क्या मैंने रोल हो सकता है, इसको बताइए। सर, तो पहली बात तो यही है कि पॉलिप जो है ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो उस पॉलिप को हम अगर दूर करने की कोशिश करें, अगर दवा के वो रेंज के अंदर में है तो लैपिसलवा वगैरह ग्रुप की जो दवाएं हैं जो कि इसके ऊपर इफेक्टिव हैं और हम लोग इस्तेमाल करते भी हैं वो है। और अगर जो वो इसके सीमा इसके क्षेत्र से बाहर हो तब तो उसको सर्जिकल इंटरफेरेंस की जरूरत पड़ेगी। सर्जिकल का कितना बड़ा रोल होता है? सर्जिकल से तो मैं देख रहा हूँ सर। सो फॉर द टाइम बीइंग होता है कि कम से कम हाँ, कुछ लेकिन दिनों के लिए बच्चा आराम में रहे, लेकिन जी, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप के देखते हुए और उसके आधार पर जो दवा उसकी दी जाएगी एक्चुअली इस टेंडेंसी को दूर वही करेगा। असल होता है क्या कि नाक कुछ इस तरह का ऑर्गन है कि श्वास से संबंधित है और श्वास से संबंधित कोई भी परेशानी जो है वो बहुत देर तक झेलने लायक नहीं होता है। इसलिए इसमें वो फॉर द टाइमिंग एक फौरी तौर पे अगर कहा जाए तो सर्जरी की हमने बात कही थी। नहीं तो सर्जरी जो है ये नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि सर्जरी इज नॉट द रेमेडी। सर्जरी जो है सिर्फ बीच का एक है कि फॉर द टाइमिंग उसको आराम दिला दिया जाए और उसके बाद बच्चे के कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए उसके आधार पर दवा देंगे। तो ये डेवलप करने की जो उसकी प्रवृत्ति जो है, जो बॉडी के अंदर में न्यू ग्रोथ होने की जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति रुकेगी, उसके बाद सारी बातें सही हो जाएंगी। मैं एक देख रहा था जी कि बहुत सारा हम लोग के क्लिनिक में जो पेशेंट आते हैं जी सर। तो उनमें होता क्या है कि वो नेजल पॉलिप्स को कटवा करके आते हैं। कुछ लोग जी सर। टॉन्सिलेक्टोमी के बाद में आते हैं। अब हम्म। के लिए मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही जब पॉलिप्स को हटा दिया गया तो दोबारा ग्रोथ का टेंडेंसी होता है। एक ग्रोथ का टेंडेंसी जो है तो बन जाता है। और क्योंकि टॉन्सिलाइटिस को अगर टॉन्सिल को हटा दीजिएगा तो टॉन्सिल तो दोबारा नहीं बनेगा, लेकिन उसका दूसरे जगह पर इफेक्ट दिखलाई पड़ने लगता है और वो नेजल पर आता है, नाक के एरिया में ही आएगा और कहीं भी जा सकता है। लेकिन ऐसा केसेस मैं अक्सर रोगियों से देखता हूँ। और आजकल तो है कि सबसे आसान तरीका है कि जल्दी से टॉन्सिल को काट दो, पॉलिप्स को काट दो। और ये जनरल प्रैक्टिस बना हुआ है मेडिकल सिनेरियो में। और पेशेंट सर, को जानकारी नहीं होती है तो इसके कारण एक मिनट के लिए हाँ पॉलिप को काटना और टॉन्सिल को काटना दोनों में जो उसका जो आफ्टर इफेक्ट है वो बहुत ही दोनों में अंतर है। पॉलिप में तो है क्या कि उसका सिर्फ दोबारा फिर से होगा या उसका रूप बिगड़ेगा। टॉन्सिल चूंकि बॉडी के अंदर में एक डिफेंस मैकेनिज्म का एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है, तो उसको काटना जो है वो किसी भी रूप में, पहली बात तो उसको काटने का सोचना ही गलत है ना, वो इस तरह की स्थिति ही नहीं पैदा करता है। और वो अगर जो काट दिया जाए तो उसका परिणाम जो है वो
कई एक मामले में बहुत बुरा होता है, क्योंकि टॉन्सिल जो है एक गार्ड के रूप में यहाँ पर गले में है, वाल्डेयर रिंग का सबसे बड़ा वो मेंबर है, और जितने भी ओरल और नेजल पैसेज से जो कुछ भी ऑर्गेनिज्म अंदर जाते हैं, इन सबों को वो यहीं पर रोक के रखने की उसमें क्षमता है। तो अगर ये नहीं रहेगा तो जस्ट हुआ कि गेट पे गेटमैन को हम हटा देते हैं तो कोई भी कुत्ता बिल्ली जो भी जब मर्जी होगा इन कर जाएगा। इसलिए टॉन्सिल से वो नहीं अथी किया जा सकता है। टॉन्सिल को तो किसी हाल में छूने की जरूरत नहीं है, जब भी ये ठीक करने की ही जरूरत है। जस्ट इसके बारे में कहा कि अगर बहुत परेशानी वाली स्थिति अगर हो तो उसमें फॉर द टाइम बिंग वो किया जा सकता है, जिसको कि कुछ घाटा सह करके और जीवन को बचाओ, इस तरह की स्थिति। एक आध बात कहते हैं ना कि व्हेन देयर इज ए क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ, डॉक्टर मस्ट नॉट कॉम्प्रोमाइज। वो इस आधार पे इस बात को मैंने कही, नहीं इसको बहुत अन्यथा न लिया जाए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, ये बात जी तो सर। है कि नहीं काटना चाहिए, हम भी एग्री करते हैं, लेकिन क्या होता है कि पेशेंट तो नहीं जानते हैं ना, आपके पास में तो कटवा करके आते हैं, रोगी तो आता है कटवा करके, तो वैसे परिस्थिति को संभालना हम लोगों के लिए भी कठिन होता है। मैं तो देखता हूँ कि बड़ा कठिन होता है, क्योंकि आपने जो कहा कि वैसे गार्ड का काम करता है, ये गार्ड, जब गार्ड ही खत्म हो गया तो आपके पास में तो कोई भी आ जाएगा। अब जी जी ये जो स्थिति है तो बहुत ही खतरनाक होता है, और ऐसे में समय बहुत लगता है इलाज करने के लिए, एक के बाद एक कॉम्प्लिकेशंस बना रहता है। और हम देखें कि कोई भी बच्चा जिसका कि टॉन्सिल बचपन में काट दिया गया है वो कभी भी स्वस्थ नहीं रहता है, कुछ ना कुछ इन्फेक्शंस बने रहते हैं। और अभी देखिएगा कोविड के समय में, मैं एक उदाहरण देना चाह रहा हूँ कि कोविड के समय में उन बच्चों को जिन पर और उस परिवार में और उस आदमी को जिसको कि बचपन में टॉन्सिल को काट दिया गया था, वो लोग तो उन लोग जल्दी ज्यादा शिकार हुए इसके, क्योंकि वहां पर एक तो डिफेंस मैकेनिज्म जो है सो वहां पर खत्म हो चुका था। और वैसे में उनके लिए बहुत ही डीप एक्टिंग मेडिसिन और क्या कहते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ही वहां पर काम किया। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की जरूरत वहां पर है। चीज मैंने ये देखा कि, और इसलिए कोविड के समय में हम लोगों ने देखा दो तरह के रोगी हम लोगों ने देखा। एक जो कि जिसका कि पहले से हिस्ट्री है कोई सर्जिकल या कोई प्रॉब्लम का, दूसरा पेशेंट की पहले से कुछ नहीं है वर्तमान में है, तो वहां पर एक्यूट रेमेडी में जैसे आर्सेनिकम है ये सब काम कर जाता था। लेकिन जहां भी कॉन्स्टिट्यूशनल वेरिएशंस रहा है, माने इंटरफेरेंस रहा है, जहां भी उस तरह का रहा है, वहां पर आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। और वैसे केसेस को जो जितना फैटेलिटी जितना मोर्टेलिटी कोविड में हुआ है उन रोगियों में ही हुआ है जहाँ की आपके पहले से डिफेंस मैकेनिज्म को वीक कर दिया गया हो, ऑटो इम्यून स्टेज में डाल दिया गया हो, वहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कोविड के समय में हुआ है। ये कोविड का अनुभव मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कोविड के समय भी एक हम लोग के पास में मेजरमेंट हो जाता है लाइफ को समझने के लिए, रोगी को समझने के लिए, और रोग को समझने के लिए, और चिकित्सा पद्धति को समझने के लिए बहुत बड़ा मापदंड था कोविड। और कोविड ने भी दुनिया को भी सिखा दिया, एलोपैथिक वाले को भी सिखा दिया कि हम जाएंगे नहीं यहाँ से, है ना, इस पृथ्वी से हम जाएंगे नहीं, लेकिन हाँ आप अगर हम अपने में परिवर्तन नहीं लाएंगे, अपने लाइफ स्टाइल में नहीं परिवर्तन लाएंगे, अपने चिकित्सा पद्धति में नहीं परिवर्तन लाएंगे, तो आपको, इसलिए आप देखिएगा कि मेडिकल साइंस जो है सो अब मूव कर रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिसीजन इन मेडिसिन। प्रिसीजन कहने का मतलब है कि एक व्यक्तिगत, जैसे हम लोग होम्योपैथी में कहते हैं कि हम लोग इंडिविजुअल पेशेंट्स को देखते हैं, तो अब वहाँ प्रिसीजन मेडिसिन की बात भी चल रही है कि हम एक व्यक्ति के लिए एक दवा को हम चुने, यानी कि लोग होम्योपैथी की ओर मुड़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जब तक हम होम्योपैथी की ओर नहीं मुड़ेंगे तो शायद कभी भी दुनिया से कोई भी बीमारी का खत्म नहीं हो सकता। हालांकि बीमारी को खत्म करना तो असंभव है पृथ्वी से, क्योंकि समझदारी और बीमारी यहाँ सेंस है कि उसको इस हद तक कंट्रोल करके रखा जाए कि ह्यूमन बीइंग थोड़ा शांति से जी सके। खत्म कहावत है कि वेयर इज हेल्थ देयर इज डिजीज। तो जहाँ स्लाइट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जी सर जी। ठीक है AK सिंह जी, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था,
तो हम लोग अब सेशन, हम लोग का समय समाप्त भी हो रहा है। तो जी सर। डॉक्टर अभिषेक जी, हम लोग का सेशन समाप्त हो चुका है। अंजनी जी वेट कर रही हैं, तो आप सेशन को वोट ऑफ थैंक्स के साथ में चेंज कीजिए। जी Thank you, sir. बहुत Thank you for this wonderful session. So now we are going to the next team. Dr. Anjani, you can take your session now. Dr. Anjani, you are here. Who is the host for the English session? Okay, can thank unmute, you. ma'am. Yeah, yeah. Thank you. Okay. So late, madam. Okay, now good. Okay, Okay, so you thank you. start your session now. Yeah. Thank you, Sayani sir. Thank you, Hindi team. Now we are moving to English session. Today is our 1878th day of continuous webinar. Thank you all the participants for joining with us. Now we'll start, as usual, we'll have a silent prayer.